नमस्कार मित्रों, बने रहिए बनारसी अंचल के साथ। बहुत बहुत स्वागत है। फिर से नया प्रैक्टिस पेपर करते हैं। और मित्रों, ऐसा भी हो सकता है कि ये प्राइवेट पब्लिकेशन के हैं, प्राचीन इतिहास के प्रश्न होंगे, मेडुअल और मॉडर्न के किसी सेक्शन के प्रश्नों की अधिकता अधिक हो सकती है। तो चलिए, समय न ज़्यादा वेस्ट करते हुए पहला प्रश्न, जन का निर्माण निम्नलिखित में से किसके सामूहिक मेल से होता था? विष, गोत्र, कुल, परिवार। तो जन का निर्माण जिसके सामूहिक मेल से होता था वो है आपका विष। तो मित्रों, ऋग्वैदिक काल में समाज की सबसे छोटी इकाई कुल या परिवार होती थी। कुल से गोत्र, गोत्र से समूह, समूह से विष और विष से समूह जन कहलाते थे। जन का प्रमुख मित्रों राजन कहलाता था। अगला प्रश्न, कई परिवार मिलकर बनते थे, गोत्र, विष, जन इनमें से कोई नहीं। तो कई परिवार मिलकर मित्रों क्या बनते थे? अनुमान लगाइए, अभी बताए थे, गोत्र। तीसरा, ऋग्वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई क्या थी? कुल, गोत्र, विष और जन। तो ऋग्वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई मित्रों कुल थी। फोर्थ, निम्नलिखित में नीचे से ऊपर की ओर कौन सा क्रम सही है? तो नीचे से ऊपर की ओर कुल, गोत्र, विष और जन चार ही दिए हुए हैं। तो सही उत्तर कौन सा होगा मित्रों? तो सबसे पहले कुल, कई कुल मिला के गोत्र, गोत्र मिला के विष, विष मिला के जन। क्वेश्चन 5, ऋग्वेद में जन शब्द का प्रयोग कितनी बार हुआ है? 75 बार, 150 बार, 200 बार, 275 बार। तो ऋग्वेद में जन शब्द का प्रयोग आपके 275 बार हुआ है। 6, ऋग्वैदिक समाज में परिवार का मुखिया कौन होता था? पिता, माता, भ्राता, कुल, पुरोहित। तो ऋग्वैदिक समाज में परिवार का मुखिया आपके पिता होता था। 7, ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति कैसी थी? सम्माननीय, सामान्य, दयनीय, मिश्रित। तो ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति अनुमान लगाई मित्रों सम्माननीय थी। 8, ऋग्वेद में वर्णित स्त्री घोषा और अपाला क्यों प्रसिद्ध थी? विदुषी होने के कारण, सती होने के कारण, वीरांगना होने के कारण, संन्यास लेने के कारण। तो ऋग्वैदिक में वर्णित स्त्री घोषा और अपाला आपके प्रसिद्ध थी विदुषी होने के कारण। 9, ऋग्वैदिक काल में स्त्रियां क्या नहीं करती थीं? तो मित्रों नहीं पे विशेष ध्यान रहेगा। शिक्षा प्राप्त करना, यज्ञ में सम्मिलित होना, उपनयन संस्कार होना, सती होना। तो शिक्षा प्राप्त करती थी, यज्ञ में शामिल होती थी, उपनयन संस्कार भी होता था। सती प्रथा का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। 10, ऋग्वैदिक काल में विदुषी कन्याओं को क्या उपाधि दी जाती थी? ऋषि, दुहित्री, शब्दवाद, ब्रह्मचारिणी। तो ऋग्वैदिक काल में विदुषी कन्याओं को आपके ऋषि की उपाधि दी जाती थी। 11, ऋग्वैदिक काल में शिक्षा का केंद्र था विद्यालय, मंदिर, गुरुकुल, ये सभी। तो ऋग्वैदिक काल में शिक्षा का केंद्र मित्रों आपके अनुमान लगाइए गुरुकुल था। नेक्स्ट 12, ऋग्वैदिक काल में वैवाहिक स्थिति के बारे में क्या सत्य है? बाल विवाह निषेध था, दहेज प्रथा का प्रचलन था, नियोग प्रथा का प्रचलन था, ये सभी। तो ऋग्वैदिक काल में वैवाहिक स्थिति के बारे में जो सत्य है वो है मित्रों बाल विवाह का निषेध था, दहेज का प्रचलन था, नियोग प्रथा का प्रचलन था, मतलब ये सभी। क्वेश्चन 13, आर्य लोग भोजन में किसका प्रयोग नहीं करते थे? नहीं पे विशेष ध्यान। दूध, दही, मांस, सोमरस, मछली। तो आर्य लोग जिसका प्रयोग नहीं करते थे वो है मित्रों आपका मछली। 14, शरीर पर धारण करने वाला वस्त्र क्या कहलाता था? तो वाश, अधिवास, उष्णीश या इनमें से कोई नहीं। तो शरीर पर धारण करने वाला वस्त्र आपके वास कहलाता था। 15, ऋग्वैदिक कालीन आभूषण निष्ठ किस धातु का होता था? सोना, चांदी,
तांबा, टिन। तो ऋग्वैदिक कालीन आभूषण निष्क आपके सोना कहलाता था। 16th, ऋग्वैदिक काल में आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि एवं पशुपालन, व्यापार, आखेट पशुपालन, मछली पालन। तो ऋग्वैदिक काल में आर्यों का मुख्य व्यवसाय आपके कृषि पशुपालन था। 17th, कृषि कार्य में वृक्ष शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? हल, बैल, हलवाहा, खाद। तो कृषि कार्य में वृक्ष शब्द का प्रयोग आपके बैल शब्द के लिए हुआ है। क्वेश्चन 18, ऋग्वेद में हिरण्य शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? सोना, चांदी, आभूषण, हिरण। तो ऋग्वेद में हिरण्य शब्द का प्रयोग आपके हुआ है सोने के लिए। 19th, ऋग्वैदिक काल में धन देकर ब्याज लेने वाला क्या कहलाता था? पानी, त्रष्टा। मित्रों थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं स्पेलिंग मिस्टेक है, आप ध्यान दीजिएगा। वेनकाट की वाश। तो ऋग्वैदिक काल में धन देकर ब्याज देने वाला आपके कहलाता था वेनकाट। यह लोग मित्रों एक प्रकार से कह सकते हैं सूदखोर थे। 20, निम्नलिखित में से कौन अंतरिक्ष का देवता नहीं था? इंद्र, मारुत, पर्जन्य, सोम। तो सही उत्तर है अंतरिक्ष के देवता इंद्र थे, मारुत भी थे, पर्जन्य भी थे, सोम आपके नहीं थे। 21, ऋग्वैदिक कालीन सर्वाधिक प्रतापी राजा कौन था? इंद्र, पर्जन्य, अग्नि और सोम। तो मित्रों ऋग्वैदिक कालीन सर्वाधिक प्रतापी राजा आपके इंद्र को माना जाता था मित्रों। और ये भी है कि 250 सूत्रों में उनका वर्णन भी आया है। आर्यों का युद्ध नेता कौन होता था? रुद्र, विष्णु, इंद्र, दौश। तो आर्यों का युद्ध नेता आपके होते थे इंद्र। इनको पुरंदर के नाम से भी जाना जाता है मित्रों, जिसका अर्थ है किले को ध्वस्त करने वाला। 23, विपत्तियों को हरने वाला देवता के रूप में किसे जाना जाता था? अश्विन, इंद्र, वरुण, पूषण। तो विपत्तियों को हरने वाला देवता के रूप में आपके जाना जाता था अश्विन को। 24, निम्नलिखित में से किस एक्ट अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को समाप्त किया? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1813 के चार्टर एक्ट, 1833 के चार्टर एक्ट या 1853 के चार्टर एक्ट। तो जिस एक्ट ने ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को समाप्त किया वो है मित्रों आपका 1813 का चार्टर एक्ट। 25, भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति बनाई गई थी भारत के औद्योगिकीकरण के लिए, भारत को पाश्चात्य देशों के स्तर तक लाने के लिए, भारतवासियों की भौतिक समृद्धि को उन्नत करने के लिए, भारत को महानगरीय पूंजीवादी के कृषिक उपाश्रित के रूप में परिवर्तित करने के लिए। तो भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति बनाई गई थी मित्रों आपका भारत को महानगरीय पूंजीवादी के कृषिक उपाश्रित के रूप में परिवर्तित करने के लिए। 26, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है मित्रों। भारत से इंग्लैंड को गृह प्रभार के अंतर्गत 1858 तक होने वाले धन के अपवाह में शामिल था। पहला, ईस्ट इंडिया कंपनी के मालिकों को लाभांश का भुगतान, उसके शेयर धारकों को भुगतान के लिए सार्वजनिक ऋण पर ब्याज, रेलवे और सिंचाई संबंधी निर्माण कार्यों के लिए उधार ली गई पूंजी पर प्रत्याभूत ब्याज, इंडिया ऑफिस के व्यय। और ये हैं आपके कथन। तो कौन कौन से सही है मित्रों, अनुमान लगाइए। तो सही उत्तर मित्रों आपका होगा, आपका सही उत्तर 1, 2 और 3। 27, कौन सा जोड़ा एक सुमेलित नहीं है? तो रैयतवाड़ी बंदोबस्त मद्रास, बताइए मित्रों सही है, बिल्कुल सही है। अस्थाई बंदोबस्त बंगाल, सही है, अनुमान लगाइए मित्रों, बिल्कुल सही है। महालवाड़ी बंदोबस्त उत्तर पश्चिमी प्रांत, सही है, तो ये भी सही है। ताल्लुकदारी बंदोबस्त बम्बई, तो मित्रों यही आपका क्या है, गलत है। 28, निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए। आर्थिक समृद्धि,
अंग्रेजों के पास बंगाल के दीवानी अधिकार थे, जबकि नवाब निजामत के कार्य के लिए उत्तरदायी था। अकाल, सूखे की लंबी अवधि, क्षेत्र में व्यापार की मात्रा में अकस्मात वृद्धि। इनमें से कौन कौन बंगाल के द्वैत शासन प्रबंध की विशेषताएं थीं? तो अनुमान लगाइए मित्रों, कौन कौन बंगाल के द्वैत शासन की प्रबंध की विशेषताएं थी। क्वेश्चन नंबर 28। तो सही उत्तर क्या होगा मित्रों? आपका सही उत्तर 2 भी सही है, 3 भी सही है और 4 भी सही है। उत्तर सी। 29। निम्नलिखित में से कौन बम्बई योजना की संरचना से संबंध नहीं था? लाला श्रीराम, जीडी बिरला, भूला भाई देसाई, जेआरडी टाटा। तो जो बम्बई योजना की संरचना से संबद्ध नहीं था, तो नहीं पे विशेष ध्यान रहेगा। लाला श्रीराम बम्बई योजना से की संरचना से संबद्ध थे, जीडी बिरला भी संबद्ध थे, जेआरडी टाटा भी संबद्ध थे, भूला भाई देसाई आपके नहीं थे। क्वेश्चन 30। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में ब्रिटिश शासन के अंतर्गत ग्रामीण ऋणग्रस्तता का क्रमिक विकास का कारण था भूमि जोत के विखंडन का, कुटीर उद्योगों के पतन का, सिंचाई सुविधाओं के विकास के अभाव का, नकदी फसलों के चलन का। तो सही उत्तर मित्रों 30वां का अनुमान लगाइए अपना 30 का। तो ब्रिटिश शासन के अंतर्गत ग्रामीण ऋणग्रस्तता का क्रमिक विकास का कारण मित्रों आपका भूमि जोत का विखंडन भी था, कुटीर उद्योगों के पतन का भी था, सिंचाई सुविधाओं के विकास के अभाव का था। ये आपका नहीं है, ए सही है। 31। जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म में क्या समानता थी? कर्मकांड का विरोध, ईश्वरीय सत्ता को अस्वीकार करना, संस्कृत के जगह पाली प्राकृत का प्रयोग, उपयुक्त सभी। तो जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म में आपकी समानता मित्रों कर्मकांड का विरोध था, ईश्वरीय सत्ता को अस्वीकार किया दोनों ने, बिल्कुल किया, संस्कृत की जगह पाली प्राकृत का प्रयोग किया तो कह सकते हैं उपयुक्त सभी। 32। निम्नलिखित में से कौन देवता का मुख कहा गया है? ब्रह्मा, ब्राह्मण, यज्ञ की अग्नि, इनमें से कोई नहीं। तो देवता का मुख जिसे कहा गया है वह है आपका यज्ञ की अग्नि। सब कुछ समाहित कर लेता है मित्रों यज्ञ की अग्नि, इसलिए देवता का मुख कहा गया है, कह सकते हैं याद करने के लिए। 33। विष्णु के 10 अवतारों का वर्णन किस पुराण में मिलता है? मत्स्य पुराण, नरसिंह पुराण, वामन पुराण, इनमें से कोई नहीं। तो 10 अवतारों का वर्णन जिस पुराण में मिलता है वो है मित्रों आपका मत्स्य पुराण। 34। वैष्णव धर्म में ईश्वर प्राप्ति के साधन क्या थे? ज्ञान, भक्ति, कर्म, सभी तीनों। तो वैष्णव धर्म में ईश्वर प्राप्ति के साधन आपके ज्ञान भी था, भक्ति, कर्म, मतलब सभी तीनों। 35। वैष्णव धर्म के अवतारवाद का सिद्धांत किस काल में अपने उच्चतम स्तर पर था? कुषाण काल, गुप्त काल, मौर्य काल, शुंग काल। तो वैष्णव धर्म के अवतारवाद का सिद्धांत जिस काल में अपने उच्चतम स्तर पर था वह है आपका बी, गुप्त काल। 36। एलोरा में दशावतार मंदिर का संबंध किस वंश के शासकों से है? गुप्त वंश, चालुक्य वंश, राष्ट्रकूट वंश, पाल वंश। तो एलोरा में दशावतार मंदिर का संबंध जिस वंश के शासकों से है वो है आपका राष्ट्रकूट वंश। 37। तमिल प्रदेश में वैष्णव धर्म को विकसित करने का श्रेय किसे है? अलावार संत, नयनार संत, निम्बार्क संत, इनमें से कोई नहीं। तो तमिल प्रदेश में वैष्णव धर्म को विकसित करने का श्रेय आपके ए अलावार संत को है। नेक्स्ट क्वेश्चन 38। शैव संप्रदाय की शाखा निम्नलिखित में से कौन है? पाशुपत, कापालिक, कालमुख, सभी तीनों। तो शैव संप्रदाय की शाखा जो है वो आपकी सभी हैं मित्रों, पाशुपत, कापालिक, कालमुख शैव संप्रदाय की शाखा हैं। 39। शैव संप्रदाय की सबसे प्राचीन शाखा कौन सी है? पाशुपत, कापालिक, कालामुख, लिंगायत। तो शैव संप्रदाय की सबसे प्राचीन शाखा मित्रों आपकी पाशुपत हैं। 40।
लकुलिश निम्नलिखित में से किस संप्रदाय के संस्थापक थे? पाशुपत, कापालिक, कालामुख, लिंगायत। तो लकुलिश जिस संप्रदाय के संस्थापक थे वो है मित्रों आपका पाशुपत। 41 निम्नलिखित में से किसे वीर शिव संप्रदाय कहा जाता था? लिंगायत, पाशुपत, कालामुख, कापालिक। तो जिसे वीर शिव संप्रदाय कहा जाता था वो है आपका मित्रों लिंगायत। और मित्रों यह संप्रदाय दक्षिण भारत में प्रचलित था और इस संप्रदाय का मुख्य एक विशेषता थी मित्रों, अपने सिर पर शिवलिंग बांधकर रखते थे। 42 लिंगायत संप्रदाय का संस्थापक कौन था? वाशव, लकुलिश, वसुगुप्त, इनमें से कोई नहीं। तो लिंगायत संप्रदाय का संस्थापक वाशव। 43 नाथ संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? मतेश्वर नाथ ने, गोरखनाथ, बालकनाथ, नेमिनाथ। तो नाथ संप्रदाय की स्थापना आपके की गई थी मित्रों मतेश्वर नाथ। 44 सिकंदर के समकालीन आम्भी पश्चिमोत्तर भारत में किस स्थान का शासक था? तक्षशिला, काबुल, कश्मीर, हिंदूकुश। तो सिकंदर के समकालीन आम्भी पश्चिमोत्तर भारत के जिस स्थान का शासक था वो है आपका तक्षशिला। 45 सिकंदर और पोरस के बीच हुए प्रसिद्ध युद्ध किस नदी के किनारे हुआ? झेलम, रावी, चिनाब, व्यास। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार आया है। सिकंदर और पोरस के बीच का युद्ध जिस नदी के किनारे हुआ वो है आपका झेलम। 46 सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी? बैक्ट्रिया, मकदूनिया, बेबीलोन, तक्षशिला। तो सिकंदर की मृत्यु आपके मित्रों हुई थी बेबीलोन में। 47 निम्नलिखित में से किस ग्रंथ से मौर्य वंश के विषय में जानकारी मिलती है? अर्थशास्त्र, मुद्रा राक्षस, वृहत कथा मंजरी, सभी तीनों। तो जिस ग्रंथ से मौर्य वंश के विषय में जानकारी मिलती है वो है मित्रों आपका अर्थशास्त्र, मुद्रा राक्षस, वृहत कथा मंजरी, मतलब सभी तीनों। 48 अशोक ने अपने राज्याभिषेक के कौन से वर्ष में कलिंग पर आक्रमण किया? 8वें वर्ष, 9वें वर्ष, 10वें वर्ष, 12वें वर्ष। तो अशोक ने राज्याभिषेक के जिस वर्ष में कलिंग पर आक्रमण किया वो है आपका 8वां वर्ष। 49 अशोक के आक्रमण के समय कलिंग की राजधानी कहाँ थी? तोशली, जौगढ़, धौली, गंजाम। तो अशोक के आक्रमण के समय कलिंग की राजधानी मित्रों आपके तोशली थी। 50 नेपाल स्थित ललित पाटन नगर को किसने बसाया था? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, इनमें से कोई नहीं। तो नेपाल स्थित ललित पाटन नगर को जिसने बसाया था वो है आपका अशोक। 51 अशोक ने आजीविकों के रहने के लिए बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण करवाया। निम्नलिखित में से कौन सा एक उनमें से नहीं है? कर्ण गुफा, सुदामा गुफा, कृष्ण गुफा, चौपार गुफा। तो अशोक ने आजीविकों के रहने के लिए बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण कराया। तो उनमें से जो नहीं है तो नहीं पे विशेष ध्यान रहेगा मित्रों। कर्ण गुफा थी, सुदामा गुफा भी थी, चौपार गुफा भी थी, कृष्ण गुफा नहीं थी। 52 अशोक अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष धम्म यात्रा के नाम पर किस स्थान पर गया था? बोधगया, सारनाथ, श्रावस्ती, लुम्बिनी। तो अशोक अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष धम्म यात्रा के नाम पर जिस स्थान पर गया था वो स्थान था, अनुमान लगाइए मित्रों, बोध गया। आप मित्रों पहले से अनुमान लगाएंगे और देखेंगे कितना प्रश्न आपका सही हो रहा है, तभी प्रैक्टिस हो पाएगी मित्रों। उत्तर का इंतजार किए बिना अपना एक उत्तर सेट करिए और अपना आकलन करिए मित्रों। 53 राज्याभिषेक के 20वें वर्ष अशोक किस स्थान पर धम्म यात्रा के तहत पहुंचा था? लुम्बिनी, बोधगया, पावा, सांची। तो राज्याभिषेक के 20वें वर्ष अशोक जिस स्थान पर धम्म यात्रा के तहत पहुंचा वो लुम्बिनी। 54 किस शिलालेख में अशोक ने त्रिरत्न में विश्वास प्रकट किया है? भाब्रू शिलालेख,
जौगढ़ शिलालेख, रुमनदेही शिलालेख, ब्रह्मगिरी शिलालेख। तो जिस शिलालेख में अशोक ने त्रिरत्न में विश्वास प्रकट किया है वो है आपका भाब्रो शिलालेख। 55 अशोक के 14 शिलालेखों में से किस शिलालेख में धर्म महामात्रों की नियुक्ति की बात कही गई है? प्रथम, तृतीय, पांचवां या फिर सातवां? तो अशोक के 14 शिलालेखों में से जिस शिलालेख में धर्म महामात्रों की नियुक्ति की बात कही गई है वो है आपका पांचवां शिलालेख। 56 फिरोज तुगलक के समय में बंगाल का शासक कौन था? शमसुद्दीन इलियास, तुगरिल खां, अली शाह, सैयद जलालुद्दीन। तो फिरोज तुगलक के समय में बंगाल का शासक आपके मित्रों शमसुद्दीन इलियास था। 57 दिल्ली के किस शासक ने सुल्तान की उपाधि न धारण करके रैयत आला की उपाधि धारण की? खिज्र खां, मुबारक शाह, मोहम्मद शाह, आलम शाह। तो दिल्ली के जिस शासक ने सुल्तान की उपाधि न धारण करके रैयत आला की उपाधि धारण की वो है आपका ए खिज्र खां। 58 तैमूर लंग ने भारत से वापस जाते समय खिज्र खां को किस स्थान का शासक नियुक्त किया? मुल्तान, लाहौर, दीपालपुर, ये सभी। तो तैमूर लंग ने भारत से वापस जाते समय खिज्र खां को जिस स्थान का शासक नियुक्त किया वो है आपके मित्रों मुल्तान, लाहौर, दीपालपुर, मतलब इन सभी स्थानों का। 59 खोखर नेता जसरत का विद्रोह किसके शासनकाल में हुआ था? मुबारक शाह, मोहम्मद शाह, आलम शाह, बहलोल लोदी। तो खोखर नेता जसरत का विद्रोह जिसके शासनकाल में हुआ था वो है आपका मुबारक शाह। 60 मलिक उस शक्र द्वारा स्थापित स्वतंत्र जौनपुर राज्य को पुनः किस सुल्तान ने दिल्ली सल्तनत में मिला लिया? बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी या फिर खिज्र खां। तो मलिक उस शक्र द्वारा स्थापित स्वतंत्र जौनपुर राज्य को पुनः जिस सुल्तान ने दिल्ली सल्तनत में मिला लिया वह है आपका बहलोल लोदी। 61 राजस्व विभाग का प्रधान वजीर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य देखता था? लगान, कर व्यवस्था, सैनिक व्यय, ये सभी। तो राजस्व विभाग का प्रधान वजीर जो कार्य देखता था, लगान देखता था, कर व्यवस्था देखता था, सैनिक व्यय देखता था, मतलब ये सभी। 62 और इस सीरीज का अंतिम प्रश्न मित्रों, सल्तनत काल में लोक निर्माण विभाग किस नाम से जाना जाता था? दीवाने इमारत, दीवाने इसराफ, दीवाने कोही। मित्रों स्पेलिंग मिस्टेक काफ़ी है प्राइवेट पब्लिकेशन की बुक में। मुशरिफ मुमालिक। तो सल्तनत काल में लोक निर्माण विभाग जिस नाम से जाना जाता था वो है मित्रों दीवाने इमारत। तो ये अंतिम प्रश्न था मित्रों, और मित्रों यहीं तक है। बने रहने के लिए बनारसी अंचल के साथ बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और आगे भी इसी तरह की सीरीज चलती रहेगी मित्रों, और बने रहिए, लगे रहिए, आगे बढ़ते रहिए मित्रों। ज़रूर होगा आपका, मेरा हुआ है, आपका भी होगा। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।